आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। इस सीरीज में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, जिसमें एक लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं और आज है केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। पिछले क्लास में हम लोग जो है रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है ये पढ़े थे, और रासायनिक समीकरण के प्रकार भी पढ़े थे, जिसमें रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक संतुलित और एक असंतुलित। यहाँ तक पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को यदि वो संतुलित नहीं है तो कैसे संतुलित किया जाए, यानी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए वो हम लोग आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण। तो इसके कुछ उदाहरण है, देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए, इस तरफ पता कैसे करेंगे कौन संतुलित है और कौन असंतुलित। इसके लिए बताया गया था कि दोनों ओर सबसे पहले तत्वों की संख्या को तत्वों के परमाणुओं की संख्या गिननी है। यदि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर आ जाती है तो वो संतुलित कहलाती है, और यदि बराबर ना आए तो वो असंतुलित होगी। तो यहाँ पे देखिए Zn जो है, Zn इसकी Zn की संख्या इधर कितना है, 1। इस तरफ Zn की संख्या Zn की संख्या इधर भी क्या है, 1। इधर देखा जाए तो Cu कॉपर 1 है, इधर भी Cu 1 ही है। जिंक और कॉपर दोनों तरफ तो बराबर बराबर है, और जो बच गया उसको देखा जाए। सल्फर भी इधर 1 है, यहाँ पे देखिए सल्फर 1, और यहाँ भी सल्फर 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है और ऑक्सीजन इधर भी 4 है। तो इससे पता चलता है कि ये वाला जो समीकरण है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि इसके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होने के कारण हम इसे बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। यह है एक संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। परिभाषा पिछले लेक्चर में पढ़ाई हो गया है, फिर भी एक बार इसको रिवाइज करा दिए हैं। यदि तत्वों के परमाणुओं की संख्या यदि दोनों तरफ बराबर हो तो उसे संतुलित कहेंगे, और यदि दोनों तरफ बराबर ना हो तो उसे असंतुलित कहा जाएगा। इसमें देखिए, यहाँ सोडियम की बात की जाए तो सोडियम इधर है, सोडियम 1, इधर है सोडियम 2। बस यहीं पे पता चल गया कि असंतुलित है। कोई एक तत्व, भले 10 गो तत्व अभिक्रिया कर रहा होगा, लेकिन उसमें से कोई एक तत्व भी यदि दोनों तरफ समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाए। ये ठीक उसी तरह से जैसे कि सच्चा व्यक्ति उसी को कहेंगे जो 100 में 100 बात सच बोलता है, और जो 100 में 99 बात सच बोलता है, एगो झूठ बोलता है। 100 में 99 बात सच बोलता है, एगो झूठ बोलता है, तो उसे बोलेंगे झूठा, झूठा बोलेंगे। ठीक वैसे ही यदि सारे के सारे तत्व दोनों तरफ समान हो तो उसे संतुलित कहेंगे, और यदि एक भी तत्व दोनों तरफ समान ना हो तो उसे असंतुलित कहा जाएगा। तो यह है फंडा यहाँ पे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये दूसरा जो समीकरण है वो हमारा असंतुलित हो गया, क्योंकि सोडियम देखिए एक तरफ 2 है और दूसरी तरफ 1 है। जैसे कि यहाँ पे 1 है और इधर 2 है, तो इसलिए हम इसको संतुलित नहीं बोलेंगे, असंतुलित बोलेंगे। इसको जो है पहले थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इसको घेर के सुसज्जित किया जाए कि ये जो है असंतुलित है। ये कैसी अभिक्रिया है, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाला जो है संतुलित रासायनिक समीकरण है, और नीचे वाला संतुलित रासायनिक, ऊपर वाला संतुलित रासायनिक समीकरण और नीचे वाला असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, नहीं समीकरण। समीकरण, हम लोग समीकरण के प्रकार पर बात कर रहे हैं, समीकरण। तो ये हो गया संतुलित एवं असंतुलित समीकरण। लेकिन आज हम लोग को मेन टॉपिक है, हम लोग का मेन मुद्दा ये है समझना कि आखिर असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाए, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू चलते रहेंगे। तो सबसे पहले का काम क्या करना है, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो नोट्स है ये अपना, चाहे तो आप फोटो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका लिखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए ये आपका काम आएगा, बना सकते हैं इसमें से अगर आप अपने से बनाना चाहते हैं तो, नहीं तो और भी उपाय है, लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करना क्या है, पहला स्टेप में गिनती करेंगे। गिनती किसकी गिनती, तो परमाणुओं की संख्या की।
तीर चिन्ह के दोनों ओर जो भी तत्व है उन तत्वों के परमाणुओं की संख्या को गिन लेंगे सबसे पहले, और गिनती करने के बाद अनुमानित अंक से गुना, अनुमानित अंक से गुना क्यों किया जाएगा अभी बात की जाएगी। अनुमानित अंक से गुना, और अनुमानित अंक से गुना करने के बाद देखेंगे कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं है, दोनों तरफ बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर बराबर हो गया तो संतुलित, नहीं तो असंतुलित। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे गिनती करेंगे तो इधर मैग्नीशियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन कितना है 1। गिनती कर लिए, गिनती कर लिए। मैग्नीशियम उस तरफ 1 है और इस तरफ 1 है, तो मैग्नीशियम तो संतुलित है दोनों तरफ, लेकिन ऑक्सीजन उधर 2 है और इधर 1 है, ये संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए हम अपने तरफ से क्या कर सकते हैं कि हम किसी भी पदार्थ में अपने तरफ से किसी अनुमानित अंक से गुना करेंगे ताकि बराबर हो जाए। देखिए बराबर करने के लिए गुना ही करना है, ये तो बात कंफर्म है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हम चाहेंगे ना कि इस तरफ भी ऑक्सीजन 2 हो जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम गुना करने वाले हैं। तो गुना करने के लिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, और हम इस समीकरण को फिर से लिख लेते हैं। यहां देखिए Mg प्लस O2, इधर है MgO। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2, इस तरफ ऑक्सीजन 1, तो हम चाहते हैं दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि हम इसमें MgO में 2 से गुना किए हैं तो इसका मतलब यह है कि Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, दोनों 2-2 हो गया। तो इधर मैग्नीशियम भी 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन इधर तो मैग्नीशियम 1 ही था। ध्यान देना है कि दोनों तरफ बराबर करना है, और एक तरफ बराबर करने के चक्कर में हो सकता है दूसरी तरफ वाला बिगड़ जाए, तो फिर उसे भी संतुलित करना होगा। तो इस तरफ देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन 2-2 हो गया, इधर ऑक्सीजन तो 2 है लेकिन मैग्नीशियम 1 है, तो अब हम यहाँ आसानी से 2 से गुना करेंगे तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। अब देखिए मैग्नीशियम इधर कितना है 2, ऑक्सीजन 2, इधर मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2, दोनों 2-2 हो गया, तो ये हो गया संतुलित। इसे हम लोग बोलेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये हो गया आपका संतुलित। ये हो गया संतुलित, संतुलित, और ऊपर वाला है असंतुलित। अब देखिए दूसरा वाला को देखिए, दूसरा वाला भी इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन तो दोनों तरफ संतुलित है। अंतर क्या है, तो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1, तो ऑक्सीजन की वजह से ये संतुलित नहीं कहलाएगा, लेकिन हमें इसे संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही गुना, और अनुमानित अंक से ऐसे अंक से गुना करना है कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, H2 प्लस O2, 1 क्या रहा है H2O, तो ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1, तो 2 से गुना किए तो ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन 4 हो गया। ऑक्सीजन को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया 4, तो हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन को इधर 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे 2 है तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी हो गया 4, तो ये भी संतुलित हो गया, ये भी हो गया संतुलित। संतुलित याद रखना है यहाँ पे एक चीज कि हमें बस संतुलित करना है। संतुलित का मतलब होता है कि दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर करना है, और बराबर करने के लिए हमारे पास क्या आता है, तो हम लोग देखो कोई चीज को बराबर करने के लिए 3-4 उपाय लगा लेते हैं। क्या कर सकते हैं, तो जो ज्यादा है उसको घटा दो, जो कम है उसमें जोड़ दो, या फिर जो कम है उसमें गुना कर दो, या फिर जो ज्यादा है उसमें भाग लगा दो। इतना सारा तरीका है, यानी कि जोड़ घटाओ गुना भाग, इस तरह से कोई भी काम करके हम क्या करते हैं कि दो चीजों को बराबर करते हैं। लेकिन इस कंडीशन में केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या करना होगा कि हमें केवल गुना करना है, गुना के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भले आपको जहां करने का जरूरत पड़े वहां कीजिए, लेकिन केवल गुना कीजिए, गुना के अलावा जोड़ घटाव यहाँ नहीं चलता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, केवल गुना कर रहे हैं, गुना का ही सहारा लेंगे। भले हमको जहां जहां जरूरत पड़े वहां वहां करेंगे, लेकिन गुना ही करेंगे, और जिस अंक से जरूरत पड़ेगा उस अंक से करेंगे, लेकिन केवल और केवल गुना ही करेंगे, गुना के अलावा और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए एक और समीकरण को देखा जाए, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 प्लस Cu, यहाँ तो देखा जाए तो ये तो संतुलित है पहले ही से,
देखिए फेरस इधर है और इधर भी फेरस एक है, कॉपर इधर एक, इधर भी कॉपर एक, एस सल्फर एक, इधर भी सल्फर एक, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, यहाँ भी ऑक्सीजन 4। तो ये जो है पहले से ही संतुलित है, ऑलरेडी संतुलित, ऑलरेडी संतुलित, इसको लिख देते हैं ऑलरेडी संतुलित, ऑलरेडी ये संतुलित है, इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही संतुलित है, संतुलित। अब रह गया नीचे वाला, नीचे देखिए Zn प्लस HCl, ZnCl प्लस H2, सॉरी ZnCl नहीं होता है, ZnCl2 होता है, ZnCl2 और प्लस H2। यहाँ पे देखिए जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया करके बनाते हैं जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो इस स्थिति में क्या करना है, हमको संतुलित करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इधर देखिए Zn एक, इधर Zn एक, Zn तो संतुलित है, हाइड्रोजन इधर एक, हाइड्रोजन दो, यहीं पे संतुलित नहीं है, तो असंतुलित है। तो यहाँ पे हम 2 से गुना करेंगे ताकि इधर भी हाइड्रोजन 2 है तो उधर भी हाइड्रोजन 2 हो जाए, और हाइड्रोजन 2 होगा, इसी चक्कर में देखिए क्लोरीन भी 2 हो गया, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा साथ साथ, तो हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन 2 हो गया। और इधर देखिए इधर भी तो क्लोरीन 2 है, तो अब देखिए संतुलित भी हो गया, इधर जिंक जो है एक, तो इधर भी जिंक एक, इधर हाइड्रोजन 2, उधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन इधर 2 है, उधर भी क्लोरीन 2, तो इस तरह से जो है संतुलित हुआ, संतुलित, संतुलित। हल्का हल्का इक्वेशन इसे हम संतुलित करके दिखा रहे हैं और इसे सीखना है, ठीक है, इसको उतारने से काम नहीं चलेगा, संतुलित करने हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे लेके आए हैं संतुलित करने के लिए, ताकि लास्ट तक जरूर आ जाए आप लोगों को संतुलित करना। और संतुलित करने एक बार आ गया तो फिर क्या होता है कि क्वेश्चन आता है इसमें 5 नंबर का, 4-5 इक्वेशन एक ही बार दिया रहेगा और आपको उसको संतुलित करना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखिए और भी अभिक्रियाएं हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन एक, नाइट्रोजन यहाँ पे एक है और यहाँ पे भी एक है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन यहाँ भी 4, गिनना है, एक तरफ वाला सब गिन लेंगे, दूसरे तरफ वाला सब गिन, तो इधर N एक, इधर N एक, इधर हाइड्रोजन 3 और 1 4, इधर हाइड्रोजन 4, इधर क्लोरीन एक और क्लोरीन उधर भी एक, तो ये भी जो है ऑलरेडी संतुलित है, इसको भी संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से ही संतुलित है, क्योंकि पढ़ाई तो हो ही गया है कि कुछ समीकरण संतुलित होते हैं और कुछ असंतुलित है, जो असंतुलित रहेगा उसी को ना हम संतुलित करेंगे, और जो पहले से संतुलित है उसको हम क्या संतुलित करेंगे, है संतुलित, बात खत्म है। और देखिए इसमें सल्फर एक, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन यहाँ पे 3, तो अब देखिए एक तरफ 4 है और एक तरफ 3, और करना केवल गुना है, जोड़ना रहता तो बहुत आसानी से यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ देते, तो जोड़ हम सकते नहीं है, गुना ही करना है, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाइए ना कि हम ऐसे अंकों से गुना करें कि दोनों तरफ बराबर हो जाए। तो मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन 3 गो है ना, ऑक्सीजन 3 गो है, इधर 2 गो है, तो इसको भी 3 दूनी 6 कर दिया जाए, इसको भी 3 दूनी 6 कर दिया जाए, मतलब यहाँ पे 2 से गुना किया जाए तो 3 दूनी 6 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे 3 से गुना किया जाए तो 3 दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ भी हो गया, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या जो है समान हो गई 6 से, और बच गया जो देखा जाए। सल्फर देखिए यहाँ पे हो गया 2 और सल्फर यहाँ पे है 1, तो सल्फर को भी जो है सल्फर को भी संतुलित करना है ना, तो सल्फर को संतुलित करने के चक्कर में देखिए फिर संतुलन बिगड़ने वाला है। क्या संतुलन बिगड़ने वाला है कि सल्फर जैसे यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो हो गया 2SO2, यानी कि देखिए ऑक्सीजन हो गया 2 दूनी 4, यानी ऑक्सीजन हो गया 4 और 2 6, एक मिनट, ऑक्सीजन इसमें गुना नहीं करेंगे, O2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 दूनी 4 और 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूनी 6 और सल्फर भी हो गया 2, क्लियर। तो ये यहाँ पे सल्फर कितना है 2 गो, ऑक्सीजन कितना है 3 दूनी 6, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 6 और सल्फर 2, तो दोनों तरफ हो गया संतुलित। इस तरह से ये भी जो है संतुलित हुआ, क्वेश्चन संतुलित हुआ। तो ये रहा आपका संतुलित समीकरण,
संतुलित रासायनिक समीकरण। और भी क्वेश्चन है, और भी देखा जाए। यहाँ पे देखिए, अगर आपको संतुलित करने आ रहा है तो बीच बीच में वीडियो को रोक के पहले खुद ट्राई करें, और अगर अपने से हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो फिर पहले ट्राई कर लेना है, या नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ा के वीडियो को देखना है। वहीं पे रोक दीजिएगा अगर आपको खुद से करने का मन हो। जैसे देखिए यहाँ पे Al2O3 Al + Cl2, यहीं पे रोक दीजिए और पहले आप खुद ट्राई कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं रोक के ट्राई करके आगे बढ़ गए होंगे। हम चलते हैं। अब एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और इधर 1, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम हो गया। लेकिन मेन झंझट तो क्लोरीन में है। क्लोरीन में इधर 2 है और इधर ओ गड़बड़ी है, यहाँ पे वो नहीं होगा। ये इक्वेशन है गलत लिखा हुआ है, फिर से हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन को लिखते हैं क्या, AlCl3 और क्या था, छोड़िए इसको, ये इक्वेशन छोड़ देते हैं, अगला पे चलते हैं। नेक्स्ट PbNO3 और प्लस Ki। देखिए इसका नाम क्या है, नाम लिख देते हैं यहाँ पे। Pb मतलब शीशा होता है, लेड नाइट्रेट है ये, और ये है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट अभिक्रिया करके बनाते हैं लेड आयोडाइड और प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, लेड आयोडाइड प्लस में पोटेशियम नाइट्रेट। तो इस तरह से जो है हमारा समीकरण है। इसमें हम नाम इसलिए लिख दिए क्योंकि क्वेश्चन आता है कि क्या होता है जब ये और ये अभिक्रिया करते हैं। तो आप बताइए कि ये अभिक्रिया करते हैं तो ये और ये बनते हैं, अपने से बता लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम समीकरण को संतुलित करने का कोशिश करते हैं। लेड इधर 1 है और लेड इधर कितना है, 1 है। शीशा इधर 1 है और उधर भी 1 है। नाइट्रोजन देखिए ये 2 है ना, जो दोनों में गुना होने वाला है, ये 2 से इन दोनों में गुना होने वाला है। तो नाइट्रोजन का 1 है ना, तो 2 से गुना करेंगे तो नाइट्रोजन हो गया 2 गो। यहाँ पे नाइट्रोजन है 2 गो, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 गो है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 3 गो, नाइट्रोजन 1 गो, और हमारे पास नाइट्रोजन 2 गो। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ 2 से गुना कर देते हैं। जैसे ही यहाँ 2 से गुना किए तो नाइट्रोजन 2 गो हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन हो गया आपका 2 गो, ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच गया यहाँ पे, तो देखिए Pb तो 1 इधर है 1 इधर है, लेकिन आयोडीन इधर 2 है, आयोडीन इधर 1 है। तो यहाँ भी आयोडीन को हम गुना करके 2 बना दिए, और यहाँ भी आयोडीन पहले से 2 है। पोटेशियम इधर 2 गो था, पोटेशियम 2 गो, तो ऑलरेडी यहाँ भी हम पोटेशियम को गुना करके 2 बना चुके हैं। अब देखिए नाइट्रोजन कितना 2 गो, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 गो संतुलित। आयोडीन कितना 2, आयोडीन यहाँ भी 2 संतुलित है। पोटेशियम यहाँ पे कितना 2, तो उधर भी पोटेशियम 2, तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। शीशा देखिए इधर 1 है और शीशा 1, तो ये भी क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसे भी संतुलित बनाया जाए, मतलब संतुलित घोषित कर दिया जाए। आज के आज अभी के अभी इसको संतुलित घोषित किया जाए। ये हो गया संतुलित, तो संतुलित घोषित कर देने में ठीक है। ये हो गया संतुलित। अब एक ये क्वेश्चन है, इसको देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि H2S में हाइड्रोजन तो 2 गो है, H2S S + Cl2। ये भी इक्वेशन पे डाउट है, इक्वेशन गलत है, इसको छोड़ा जाए। इतना सारा समीकरण संतुलित करने के बाद उम्मीद करते हैं आपको संतुलित करने अब आ गया होगा। और भी बहुत सारा है क्वेश्चन, लास्ट में होमवर्क के रूप में दे दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन सामने आता है हमारा कि रासायनिक समीकरण को आखिर संतुलित क्यों किया जाता है। इतना देर से हम लोग क्यों संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं इसको। तो रासायनिक समीकरण को जो है संतुलित करने का एक कारण है। कारण ये है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो अगर वो संतुलित नहीं हो, जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण का, Mg और प्लस O2 आपका बनता है MgO, ठीक है। और डाल्टन साहब बताए थे कि द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत बताए थे। उन्होंने बताया कि परमाणु नष्ट नहीं होते हैं,
रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जितने परमाणु भाग लेते हैं उतना ही परमाणु जो है प्रतिफल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो यदि यह संतुलित नहीं होगा तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए तो ऑक्सीजन 2 गो भाग लिया था, एगो ऑक्सीजन कहाँ चला गया? एक ही ना ऑक्सीजन है उस तरफ, इधर भाग लिया था 2 गो, तो सिद्ध गलत हो जाएगा, उनका स्टेटमेंट में गलत हो जाएगा, जो कि गलत नहीं है। वास्तव में संतुलित करने पर ही जो है दोनों तरफ बराबर होते हैं। तो इसलिए हमें संतुलित करना आवश्यक है ताकि दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जितना पदार्थ भाग लेता है उतना ही पदार्थ बनता भी है, यानी परमाणुओं का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिख देते हैं इसका आंसर, आप लोग छाप लीजिएगा, मतलब उतार लीजिएगा। द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु का न तो सृजन होता है, न तो सृजन होता है और न ही विनाश, और न ही विनाश। अर्थात अभिकारक तथा प्रतिफल, अभिकारक तथा प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अभिकारक तथा प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यहां से इसको मिटा देते हैं, समान होनी चाहिए, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, जो कि असंतुलित समीकरण में संभव नहीं है। देखिए दोनों ये अभिकारक तथा प्रतिफल में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, और समान होता नहीं है कब? जब समीकरण संतुलित न हो। असंतुलित समीकरण में तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, और हमें समान करना है, बराबर करना है, क्योंकि ये नियम दिया गया है, नियम गलत हो जाएगा। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है, संतुलित करना आवश्यक है, आवश्यक। इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ये हो गया इसका आंसर, लिख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है रासायनिक समीकरण के महत्व, रासायनिक समीकरण हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए ना कितना अच्छा है यहाँ पे, और आगे पीछे आते हैं। देखिए इतना बड़ा हम नाम लिखेंगे ऐसे, और नाम लिख के अभिक्रिया को बताएंगे। ठीक है, लैब में अभिक्रिया किए, अगर टीचर के पास, तो टीचर पूछे कि क्या क्या अभिक्रिया किया, तो हम बताएंगे कि लेड नाइट्रेट लिए थे और उसको जो है पोटेशियम आयोडाइड में मिलाए थे। कुछ देर बाद क्या हुआ था, तो लेड आयोडाइड बना था और पोटेशियम नाइट्रेट बना था। तो इतना चीज बोल बोल के हिंदी में बताएंगे तो इससे ज्यादा टाइम लगेगा और मेहनत भी ज्यादा है और लिखने में भी भार पड़ता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि संकेत के रूप में लिखते हैं, और संकेत में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से व्यक्त किया जा सकता है। पहला महत्व तो ये है।
सहूलियत होता है व्यक्त करने में, अभिक्रिया को व्यक्त करने में सहूलियत होता है। पहला तो ये हो गया। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया में कौन पदार्थ भाग ले रहा है और कौन कौन पदार्थ बन रहा है ये भी आसानी से दिख जाता है, आराम से पता चलता है। किसी भी रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले पदार्थों का पता चलता है। दूसरा महत्व ये है, दूसरा महत्व तो ये पता चला। तीसरा महत्व क्या पता चलता है कि देखिए, परमाणुओं और अणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है। अणुओं की संख्या, जैसे देखिए इस तरफ जो है, इस तरफ हमसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु, तो हम बता देंगे कि 2। समीकरण को देख के पता चला है, समीकरण को देख के पता चला ना कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं। इसके साथ साथ यदि कोई पदार्थ होगा तो पदार्थ के परमाणु नहीं होते, अणु होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पोटेशियम आयोडाइड के कै गो अणु, पोटेशियम आयोडाइड के कै गो अणु भाग लिया, तो हम बताएंगे कि पोटेशियम आयोडाइड के जो है 2 अणु भाग लिए। पोटेशियम आयोडाइड के कितने अणु? 2 अणु भाग लिए। तो इस तरह से जो है रासायनिक समीकरण से ये भी पता चलता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में कितने पदार्थ के अणु या परमाणु भाग ले रहे हैं। तो 3 गो बात बता दिए। पहला क्या, दर्शाने में सहूलियत होता है, सिंपल सी बात है। दूसरा, अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी मिलती है। और तीसरा, अभिकारक एवं प्रतिफल में परमाणु एवं अणुओं की जानकारी मिलती है। 3 गो बात ये हो गया। एक और बात याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण से जो है अभिक्रिया दर्शाने में समय और कागज दोनों की बचत होती है। समय भी बचता है और कागज का भी बचत होता है। तो ये सारा महत्व है हमारे लिए, जो महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उतार लीजिएगा। रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया को आसानी से व्यक्त किया जाता है और रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ तथा बनने वाले पदार्थ की जानकारी मिलती है, यानी अभिकारक और प्रतिफल की जानकारी मिलती है। अभिकारक तथा प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की जानकारी मिलती है, ये भी बताया गया है। और लास्ट में क्या होता है कि उपयोग करने से कागज और समय दोनों की बचत होती है। तो ये है हमारा रासायनिक समीकरण के महत्व। लेकिन महत्व के साथ साथ कुछ कमियां भी है। हर चीज का कुछ खासियत होता है तो कुछ कमी भी होता है। तो रासायनिक समीकरण की क्या कमी है वो देखिए। रासायनिक समीकरण की कमियां ये है, कमियां यहाँ पे कैसे दिखेगा, यहाँ पे ना दिखेगा जहां पे समीकरण है। ये देखिए समीकरण, ये बताइए कि यहाँ पे मैग्नीशियम ठोस अवस्था में है कि गैसीय अवस्था में, हमें पता है? नहीं पता है। इस ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में, हमें कोई जानकारी नहीं है। तो पहला बात तो यही हो कि भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है। रासायनिक समीकरण से पदार्थ किस अवस्था में है ये हमें पता नहीं चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जल है, तो जल तो 3 अवस्था में पाए जाते हैं ना, हमारे यहाँ जल 3 अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन हम यहाँ हमारा यहाँ कौन सा अवस्था प्राप्त हुआ, ठोस, द्रव की गैस, कुछ भी पता हमें नहीं है, क्योंकि रासायनिक समीकरण से ये सब जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो ये कमियां हैं। तो पहला कमी तो ये हो गया कि रासायनिक समीकरण से जो है अवस्था का पता नहीं चलता है। और क्या है कि उष्मा दिया गया है कि लिया गया है ये भी नहीं पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से नहीं, कुछ नया इक्वेशन लेते हैं हम। यहाँ पे रासायनिक समीकरण की सीमाएं ये रहा, और यहाँ से अगले पेज पे आते हैं। देखिए यहाँ पे एक समीकरण है CaO, CaO नहीं, हाँ CaO प्लस H2O बनता है CaOH का होल ट्वाइस। इस स्थिति में बताइए कि जब अभिक्रिया हुआ तो हम गर्म करके अभिक्रिया कराएं कि अभिक्रिया करने के बाद उष्मा की प्राप्ति हुई, ये हमें पता नहीं चल रहा है। इसमें तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे उष्मा उत्पन्न हो रहा है या कहाँ पे उष्मा देने की आवश्यकता है, ये हमें पता नहीं ना चल रहा है। तो क्या क्या नहीं पता चलता है? तो पहला बात की अवस्था पता नहीं चलता है, अवस्था नहीं पता चलता है। उष्मा कहे चाहे ऊर्जा कहे, ये दोनों पता नहीं चलता है। और क्या नहीं पता चलता है? तो किस अवस्था में अभिक्रिया हुआ ये नहीं पता चलता है। अवस्था, जैसे अवस्था का पता नहीं चलता है। जैसे कि कोई अभिक्रिया कराने के लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण ही ले लीजिए। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, CO2 प्लस H2O आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बनता है C6H12O6 प्लस O2। इस अभिक्रिया के दौरान एक चीज की जरूरत पड़ती है, वो बहुत जरूरी है, वो है सूर्य प्रकाश। तो हम प्रकाश यहाँ पे तो बताए ही नहीं कि प्रकाश देना पड़ रहा है, और प्रकाश ऊर्जा देगी नहीं तो अभिक्रिया होगा नहीं। ठीक है, तो अवस्था की पता चलना चाहिए, किस अवस्था में अभिक्रिया हो रहा है, वहां पे कैसा माहौल है, दबाव डालने की आवश्यकता है कि नहीं है।
दाब ज्यादा चाहिए कि कम चाहिए, तो ये सब अवस्था का पता किससे नहीं पता चलता है? रासायनिक समीकरण से। और कुछ कमियां है? रासायनिक समीकरण से जो है अभिकारक एवं प्रतिफल की अवस्था का, भौतिक अवस्था का पता नहीं चलता है। उत्सर्जित हुआ है कि अवशोषित ऊष्मा, ऊष्मा की जानकारी नहीं मिल पाती है। रासायनिक समीकरण से यह पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किस दशा में हो रही है, यानी कि उत्प्रेरक चाहिए कि नहीं चाहिए। उत्प्रेरक क्या होता है अभी बताते हैं थोड़ा देर। उत्प्रेरक चाहिए कि नहीं चाहिए ये पता नहीं चलता है। दबाव ज्यादा डालना है कि कम करना है ये नहीं पता चलता है। वहां पे मौसम कैसा होना चाहिए, माहौल ज्यादा गर्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वायुमंडल चलेगा कि नहीं चलेगा उस स्थिति में, तो ये सब अवस्था का पता नहीं चलता है रासायनिक समीकरण से। और रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग का पता नहीं चलता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी कोई कोई अभिक्रिया बहुत तेजी से होता है, जल्दी हो जाता है, जबकि कुछ अभिक्रिया होने में टाइम लगता है। तो हमें ये समीकरण में थोड़ी लिखा आता है कि 5 मिनट में हो जाएगा चाहे 10 मिनट में हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग का भी पता नहीं चलता है, किससे? समीकरण से। यानी समीकरण जो हमें सूचनाएं देती है उसमें से कुछ सूचनाएं हमें प्राप्त नहीं होती है, वही उसकी कमियां हो गई। काम कर रहा है तो ठीक, नहीं कर रहा है तो कमी हो गया उसमें। ये तो दुनिया का नियम है। यदि कोई काम आ रहा है तो उसके वो अच्छा है आपके लिए, और काम जैसे ही आना बंद हुआ तो उसमें कमियां निकालना शुरू। तो वैसे ही हम लोग अभी कमी निकाल दिए इसमें। समीकरण इतना देर से काम कर रहा था तो सब कुछ ठीक है, कुछ कुछ दिक्कत हुआ तो इसमें कमी निकाल दिए। लेकिन हम लोग केवल कमियों को निकाल के छोड़ेंगे नहीं, इन कमियों को दूर करने का उपाय भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग अच्छे बच्चे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब जो है रासायनिक समीकरण को हम अधिक उपयोगी बनाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ कमियां देखे ना, तो कमियों को तो दूर भी करना है। तो कमियों को दूर करने के लिए क्या करेंगे? तो ऊर्जा एवं ऊष्मा परिवर्तन को दर्शाएंगे। जैसे देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं, यानी कि चूना, बिना बुझा हुआ चूना को जल में मिलाएंगे तो बनता है बुझा हुआ चूना। और इस दौरान जो है ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, गर्म हो जाता है, खौलने लगता है एकदम। चूना को पानी में डालिएगा तो खौलने लगता है। तो ये हम लिख देंगे कि प्लस ऊष्मा। देखिए भाई, CaO को H2O से विक्रिया कराइएगा ना तो CaOH प्राप्त होगा और साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होगा। ये बात हम यहाँ पे लिख दिए तो हो गया, ज्यादा उपयोगी हो गया समीकरण। समीकरण का उपयोग बढ़ गया क्योंकि अब ऊष्मा भी बताने लगा है, बदल गया है। ये पहले वाला ये समीकरण नहीं है जो जिसमें कमियां निकाल दीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा बदल गया है। जैसे कि ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही गर्म कीजिएगा ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कीजिएगा, उष्मा दीजिएगा इसमें, तो उष्मा देने पर ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में विभक्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम उष्मा परिवर्तन या फिर ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा परिवर्तन को दिखा के समीकरण को ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। पहला ये तरीका हो गया। दूसरा, कुछ अभिक्रियाओं में हम अवस्था भी बता सकते हैं। जैसे कि देखिए, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। हो हाँ, ये रहा। लगता है कि हम इसको ये नहीं कर पाएंगे। हाँ, नहीं कर पाएंगे, सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। करके अवस्था परिवर्तन को प्रदर्शित करके, तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तन को दिखा दिया जाए। अवस्था परिवर्तन नहीं, भौतिक अवस्था को दिखाना है यहाँ पे। देखिए, Fe प्लस CuSO4, CuSO4 क्या बनता है? FeSO4, FeSO4 प्लस Cu। देखिए, Cu प्लस सॉरी Fe प्लस CuSO4, FeSO4 और प्लस Cu बनता है। तो इस दौरान हम क्या करेंगे कि इसमें अवस्था का पता तो नहीं चल रहा है कि कौन किस अवस्था में है, तो हम अपने से अभिक्रिया करते दौरान हम किस अवस्था में वस्तुओं को यूज किए हैं वो लिख देंगे यहाँ पे। जैसे देखिए, ऐसे लिख देंगे कि Fe जो है ये ठोस अवस्था में है, तो S फॉर सॉलिड। ये जलीय विलयन है, इसका जलीय विलयन, कैल्शियम सॉरी कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया है, तो जलीय विलयन के लिए AQ लिखा जाएगा। ठीक है, AQ। और ये जो है फेरस सल्फेट बन गया जलीय विलयन, तो इसका भी लिखेंगे AQ। Cu ठोस अवस्था में प्राप्त हो गया तो इसलिए इसको सॉलिड लिखेंगे। यानी कि इस तरह से तो दर्शाया जाएगा, ये पता चल गया। लेकिन किसके लिए? तो सॉलिड रहेगा तो S लिखेंगे, सॉलिड यानी कि ठोस। ठोस अवस्था को A से सूचित कर देंगे तो पता चल जाएगा। गैसीय अवस्था को G से, गैस G से, L से लिक्विड, लिक्विड
लिक्विड माने द्रव, द्रव अवस्था में। और कुछ रह गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक रह गया जलीय विलयन। तो एक क्यू लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये जलीय विलयन है, जलीय विलयन, जलीय विलयन। तो ये सब चीजों को लिख के हम समीकरण को ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। समीकरण को अधिक उपयोगी यानी कि अधिक लाभप्रद बनाने के लिए ये सब हम नियम अपना सकते हैं। इसके अलावा और क्या तरीका है? दुगो तो हो गया, एक और तीसरा देख लीजिए। कुछ अभिक्रियाओं को होने के लिए विशेष अवस्था की आवश्यकता होती है, दशा, वहां पे कोई पदार्थ होना चाहिए। जैसे कि देखिए, ये जो है पोटेशियम क्लोरेट है, इसका नाम याद रखिएगा, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट जो है वो गर्म करने पर, वो भी किसकी उपस्थिति में? MnO2, MnO2 की उपस्थिति में। MnO2 नहीं रहेगा तो यह अभिक्रिया होगा ही नहीं। MnO2 ये जो है एक उत्प्रेरक हुआ, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब करवाने वाला खुद नहीं करता है, आपके आसपास होते हैं ना उत्प्रेरक, खुद कुछ गलती नहीं करेंगे लेकिन आपसे करवा देंगे। लड़ाई झगड़ा में, लड़ाई झगड़ा लगाने वाला उत्प्रेरक है ये। तो ये उत्प्रेरक है, यानी कि अभिक्रिया करवाता है, खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया करवाता है। देखिए अभिकारक के रूप में ये है नहीं, अभिक्रिया के दौरान क्या बन रहा है उसको इससे कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन हाँ ये नहीं रहेगा तो कुछ नहीं होगा। एक होता है ना जो नहीं रहा, जिसके नहीं रहने पर झगड़ा कहीं नहीं होता है, और रहेगा तो कोई ना कोई के लड़वा ही देगा, वही है ये उत्प्रेरक उपस्थित होना चाहिए कुछ अभिक्रियाओं में। कुछ अभिक्रिया ऐसे होती है जिसमें अब उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, उत्प्रेरक नहीं रहेगा तो अभिक्रिया नहीं होगा। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है तो उस उत्प्रेरक को तीर चिन्ह पर दिखा दिया जाता है। उस उत्प्रेरक को तीर चिन्ह पर दिखा के समीकरण को अधिक लाभप्रद बनाया जाता है। जैसे कि देखिए पोटेशियम क्लोरेट जो है वो गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? पोटेशियम क्लोराइड। लेकिन ऐसे ही नहीं बनता है, दिखा दिया गया है यहाँ पे कि इसकी उपस्थिति अनिवार्य है, तीर चिन्ह पर इसको लिखा हुआ है, मतलब ये रहेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस तरह से उत्प्रेरक को दर्शा के हम जो है ज्यादा उपयोगी बना सकते हैं। ये है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। और ये है आपका, ये क्या बताने की जरूरत है? ऑक्सीजन है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं, ऑक्सीजन, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज बताने की जरूरत है, वो ये है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या है? उत्प्रेरक को हम क्या क्या कह सकते हैं? झगड़ा लगाने वाला कह सकते हैं, झगड़ा लगाने वाला कह दीजिए, चाहे एक दूसरे के बीच प्रेम संबंध स्थापित करवा रहा है, अगुआ भी इसको कहा जा सकता है। अगुआ, उत्प्रेरक माने अगुआ होता है, इसके बिना काम में नहीं होगा, अगुआ है। उत्प्रेरक अगुआ हो गया, साथ साथ ही झगड़ा करवाने वाला कहिए, चाहे अगुआ कहिए, कुछ भी है। अगर आपको लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत बढ़िया चीज है तो ये अगुआ हो गया। आपको लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया खराब चीज है तो ये मार झगड़ा कराने वाला है, तो समझ लीजिए ये उत्प्रेरक है। अब अगर शुद्ध भाषा में इसको परिभाषित किया जाए तो क्या बोलेंगे कि वह पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, भाग नहीं लेता है, परंतु इसी के उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, इसी की उपस्थिति में अभिक्रिया संपन्न होती है, उत्प्रेरक कहलाता है। उत्प्रेरक कहलाता है। हो गया उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक का काम खत्म। और हम लोगों ने यह भी समझा कि रासायनिक समीकरण को कैसे अधिक से अधिक उपयोगी बनाया जा सके। और देखिए आगे, अब तो आगे HW, यानी कि हमारा क्लास अब खत्म हो गया आज के लिए। ये रहा HW, इसका आप लोग लिख के बना के जरूर रखिएगा, अगले क्लास में हो सकता है हम इसका चर्चा करें, यानी कि इसको संतुलित करवाएं। इसको जो है संतुलित करना है, करना क्या है? संतुलित, संतुलित करें, इसे संतुलित करके आना है HW में। आगे बढ़ते हैं, इस सब इतना सारा समीकरण दिया हुआ है और है नहीं तो। और अब लास्ट में हम आप लोग से यही कहेंगे कि यदि आप
वही बात डेली वाला, डेली का नोट्स चाहते हैं, प्रतिदिन का अभ्यास प्रश्न चाहते हैं, क्वेश्चन चाहिए ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन चाहिए। और क्या कराएंगे हम आप लोगों का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। तो इन सभी चीजों का सॉल्यूशन प्लस और एक चीज है, मॉडल पेपर भी कराए जाएंगे आपको, मॉडल पेपर जो हम लोग खुद बनाए हैं आपको, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए। तो ये इन सभी चीजों को आप चाहते हैं तो आप जो वीडियो में नंबर दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क कीजिए, आपको मिल जाएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और धन्यवाद के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो दिया गया है उसको सोल्व करना है।